चल रही होगी, आई होप। एंड आज का इस वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज में हम लोग मैराथन कंप्लीट करने वाले फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम फर्स्ट ईयर न्यू सेशन 2025 के लिए है, ठीक है। एंड पूरे नंबर की हम तैयारी करने वाले, पूरे 70 नंबर की हम तैयारी करेंगे। एंड क्या क्या आपको कंप्लीट करना है, लिमिटेड क्वेश्चन पढ़ने हैं ताकि वही आप एग्जाम में कंप्लीट करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सिर्फ आपको मैं टोटल 12 क्वेश्चन दूंगी, ठीक है। 12 क्वेश्चन आपकी तैयारी कराऊंगी और 12 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, कैसे लिखनी है सारी चीज़ें आपको बताऊंगी, ठीक है। कैसा पैटर्न रहने वाला है आपके पेपर का, ये सारी चीज़ें बताऊंगी। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम देने के पहले 2 बार जरूर कंप्लीट करिएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो पहले तुम आपको क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट कराते हैं, फिर सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें आपको बताते चलूँगी। न्यूमेरिकल, PYQ पेपर, नोट्स कैसे मिलेंगे, नोट्स की क्या प्राइस रहने वाली है, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो पहला हमारा था वित्तीय लेखांकन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार, उद्देश्य और विशेषताएं पढ़ना है, ठीक है। व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट टाइप्स, ऑब्जेक्टिव एंड करेक्टिव, ये आपको पढ़ना ही है, ठीक है। ये रिवीजन के तौर पे भी ले सकते हैं, मैं आपको एक रिवीजन भी करा रही हूँ और सीधा सीधा आपको सारी चीज़ें बताऊंगी भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कंप्लीट करी, कंप्यूटर लेखांकन क्या होता है, इसके उद्देश्य के और लाभ बताने हैं, ठीक है। व्हाट इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज, ओके। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, देखते हैं गार्नर बनाम मर्रे के मुख्य कारकों को इसको स्पष्ट करना है, एक्सप्लेन द मेन फैक्टर्स ऑफ गार्नर वर्सेस मुर्रे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारा पुटअप कर रहा है व्यावसायिक एवं गैर लाभकारी संगठन क्या है, इसका प्रकार समझाना है, इसका प्रक्रिया समझाना है, ठीक है। व्हाट आर द बिजनेस एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस, ठीक है। तो इसका आपको प्रोसेस कंप्लीट करना है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस कैसे लिखो, हेडिंग वाइज लिखोगे, ठीक है। हेडिंग वाइज लिखने से आपका मार्क्स थोड़ा अच्छा बनता है और कंप्लीट मार्क्स भी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है मूल्यह्रास क्या है, मूल्यह्रास के विभिन्न तरीकों को बताना है, ठीक है। व्हाट आर डेप्रिसिएशन, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसके मेथड को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, हो सकेगा तो इसका ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं कुछ एक्स्ट्रा बताते चलूँगी, इसे आप नोट कर लेना। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, नोट करिएगा साझेदारी में समापन और विघटन से संबंधित प्रावधानों को लिखना है, राइट द प्रोविजंस रिलेटिंग टू वाइंडिंग अप एंड डू सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। नेक्स्ट है साझेदारी के सीमित डेटा से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय लिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, देखिए दिया हुआ है आपका दोहरी प्रविष्टि प्रणाली से आपका क्या उदाहरण है, इसका समझाना, इसके गुण और दोषों को बतानी है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट और डबल एंट्री सिस्टम, डिस्क्राइब इन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ठीक है। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको अच्छे से कंप्लीट करनी है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोहरा लेखा प्रणाली का। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, जिसमें लिखा हुआ है साझेदारी विघटन और प्रेषण खाते में अंतर बताना है, ठीक है। और इसका अर्थ भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है, कंसाइनमेंट और कंसाइनी दोनों कल मैंने सेशन में आपको इंपॉर्टेंट बताया था ना, नोट कर लीजिएगा, उसके आगे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में गिव द डेफिनेशन ऑफ रॉयल्टी, डिस्क्राइब द अकाउंटिंग मेथड ऑफ बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड, ठीक है। लैंडलॉर्ड में आपके जो भी मेथड होते हैं उसके बारे में आपको बतानी है, रॉयल्टी की परिभाषा देनी है और जमींदार की पुस्तकों में लेखांकन की पद्धति का वर्णन करना है, ठीक है। अब हम शॉर्ट नोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। शॉर्ट नोट्स किस चीज़ पे आ सकता है, पहले तो आपका कैश बुक है, ठीक है। हो सकता है तो कैश बुक और जनरल का हो सके तो फॉर्मेट जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। जनरल और लेजर और कैश बुक, ये तीनों का फॉर्मेट एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक बार ऊपर ऊपर से देख लीजिएगा, हो सकेगा बहुत ही रेयरली है लेकिन आने का चांसेस भी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कम इंटरेस्ट एक्सेस इंटरेस्ट के बारे में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमारा एजेंसी क्या होती है, ठीक है, एजेंसी के बारे में पढ़ना है। फोर्थ है रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता क्या होता है, और एमलगलेशन ऑफ फर्म, ठीक है। फर्म का समामेलन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में कंप्लीट करेगा, टॉपिक नोट कर लीजिएगा। और चलो थोड़ा नोट्स के बारे में आपको बता देती हूँ कि नोट्स आपको कैसे मिलेंगे इसके, ठीक है। नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आप नोट्स अच्छे से इसका कंप्लीट कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो आप उसको वहाँ से इसका नोट्स का बस स्क्रीनशॉट लो और वहाँ पे टेलीग्राम पे शेयर कर देना, ठीक है। तो आपको उसका नोट्स मिल जाएगा। आप पेड मेंबरशिप ज्वाइन करोगे, ठीक है, पेड मेंबरशिप आप वहाँ से ज्वाइन करोगे तो वहाँ से आपको इसकी प्राइस मैंने बहुत ही मिनिमम चार्जेस रखे हैं, तो आप इसका 89 रुपीज़ में आप इसे पूरा परचेस कर सकते हो, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसका सॉल्यूशन कैसे लिखा रहेगा, जैसे एग्जाम में आपको आंसर लिखनी है ना, सेम टू सेम आपको वैसे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपको चाहे हिंदी और चाहे इंग्लिश, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। प्लस आपको न्यूमेरिकल के कुछ एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे जिन्हें आप सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। और एक PYQ पेपर भी मिलेगा, मॉडल पेपर भी उसमें प्रोवाइड होंगे। मॉडल पेपर के साथ आपको एग्जाम देने के पहले एक बार पेपर को भी पूरा सॉल्व कर लेना टाइमर के साथ, ताकि आपको उतने लिमिटेड टाइम में लिखने का मौका मिल सके, ठीक है, आपको पता चल सके कि कितने आपको लिखने के चांसेस हैं।
ठीक है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और मैं बता दूं कि आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट का कौन सा एग्जाम है, आप कमेंट में ड्रॉप कर देना। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा एग्जाम होने वाला है कमेंट में ड्रॉप कर दो, और उसका सिलेबस मुझे टेलीग्राम पे शेयर कर देना। ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो की तैयारी आपकी जल्दी से करा सकूँ। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। देखते हैं अब हम लोग, व्यवसाय को गैर लाभकारी संगठन क्या है। गैर लाभकारी संगठनों के लिए लेखांकन की प्रक्रिया की व्याख्या करें। व्हाट आर द प्रोफेशनल एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्शन प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका प्रोसीजर पढ़िएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, जिसमें हमारा लिखा हुआ है आय व्यय खाता क्या है और प्राप्ति एवं भुगतान खाते से किस प्रकार भिन्न है। व्हाट इज इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, आपको ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। अब देखो, जैसे आया हमारा आंसर, आपको किस तरह आंसर लिखनी है एग्जाम में, मैं ये आपको डिस्कस करा रही हूँ। ठीक है, मान लो पहले तो हिंदी में भी कराऊंगी, इंग्लिश में भी आपको दिखा रहे हो, तो पहले हिंदी वाला देख लीजिए। तो मान लीजिए अगर आप हिंदी में एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो पहले अगर पूछ ले कि वित्तीय लेखांकन क्या होता है, तो आप पहले तो लिखिए वित्तीय लेखांकन के बारे में आप बताओ कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें द्वारा किसी भी व्यवसाय की वित्तीय गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, उनका सारांश तैयार किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है, और अंततः वित्तीय विवरण जैसे कि आय व्यय विवरण, बैलेंस शीट और आदि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अब ये लिखोगे, इसका परिभाषा अगर आप किसी राइटर के अनुसार लिखते हो ना, तो बहुत बेनिफिशियल होता है। राइटर के अनुसार उसे ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिख देना कि इसके अनुसार इनको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसका देखो प्रकार कैसे लिखोगे, फिर प्रकार आ गया कैश पर आधारित लेखांकन, आधारभूत लेखांकन। ठीक है, आपको हेडिंग वाइज लिखनी है। नेक्स्ट है उद्देश्य, देखो उद्देश्य कैसे लिखना है, इसको हेडिंग वाइज लिखिए, चाहे तो इसे पॉइंट वाइज लिख सकते हो। ठीक है, हेडिंग बनाना कल मैंने सेशन में बताया था, अगर आप हेडिंग अगर नहीं बनाने आ रहे हैं या भूल गए हैं कि हेडिंग कैसे लिखनी है, तो आप जो डिटेलिंग याद किए ना उसमें से हेडिंग बना सकते हो। ठीक है, मान लीजिए आपको याद है कि व्यवसाय की आर्थिक स्थिति और परिणामों की व्याख्या करना है, तो आप सिर्फ आर्थिक स्थिति डाल सकते हो। ठीक है, हेडिंग में अब जरूरी नहीं कि आप वित्तीय जानकारी प्रदान करना, मान लीजिए आप भूल गए तो एग्जाम में, और जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली आपको हेडिंग याद रहे। ठीक है, कभी कभी भूल जाता है इंसान, तो आर्थिक स्थिति डाल दीजिएगा, बस व्यवसाय की आर्थिक स्थिति और परिणामों की जानकारी रखना, बस इतना भी लिख सकते हो आप। ओके, अब नेक्स्ट देखो इतिहास, इसका सारा आपको क्या लिखा है, विशेषता के बारे में। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं निष्कर्ष कैसे लिखा जाता है, तो निष्कर्ष देखो कैसे लिखा जाएगा। आपने जो भी लिखा है ना अपने आंसर में, बस उसमें से ही दो लाइन या 3 लाइन उसमें से निकाल कर इधर उधर से करके आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, वित्तीय लेखांकन व्यवसाय की आर्थिक गतिविधियों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। इनके माध्यम से व्यवसाय की वास्तविक स्थिति को समझना संभव होता है, जिसमें बेहतर रणनीति और आर्थिक निर्णय लिया जा सकता है। ठीक है, अब इंग्लिश में भी देख लो, इंग्लिश में आपको पहले इसका सॉल्यूशन लिखनी है, इस क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर इसका टाइप्स बताना है। ठीक है, टाइप्स आप ऐसे लिख सकते हो। और हाँ, इसमें देखो एक टॉपिक आता है IFRS। ठीक है, अगर IFRS आपके टॉपिक में होगा ना तो पढ़ लेना, क्यों। ठीक है, IFRS के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हल्का सा पढ़िएगा, ज़्यादा नहीं, डीप पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस एक बार ऊपर से देख लेना कि IFRS क्या होता है। ठीक है, बस इतना, क्योंकि अभी पिछले एग्जाम में ना ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट देखो, ये सारी चीज़ें हो गई, ऑब्जेक्टिव ऐसे लिखनी है आपको। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, लास्ट में कंक्लूजन ऐसे लिख देना। ठीक है, कंक्लूजन ऐसे लिख दोगे तो क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कंप्लीट करना है। बाकी आपको नोट्स अगर चाहिए होगा तो आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगी, सारी चीज़ें आपको उसमें नोट्स लिखी हुई हैं, कैसे आपको एग्जाम में लिखनी है, कितने आंसर लिखा जाता है, वो सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं। ठीक है, चलो और देखते हैं हम लोग। थोड़ा मैं आपको गार्डनर वर्सेस मुर्रे के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि उसमें आप क्या लिख सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसमें आप देखो ऐसे लिख सकते हो कि ये मामला इंग्लैंड की अदालत में 1904 में आया था। इन्हें मुख्य रूप से प्रश्न था कि साझेदारी फर्म में एक साझेदार दिवालिया हो जाए, उसकी फर्म में पूंजी का नुकसान पूरा करने के लिए पर्याप्त न हो तो उसे अपर्याप्त पूंजी का कैसे बांटा जाता है, इसके बारे में उसमें जानकारी दी हुई थी। एंड गार्डनर और मुर्रे में एक तीसरा पार्टनर साझेदार था, फर्म को नुकसान हुआ, बाद में फर्म का विघटन हो गया था, मुर्रे दिवालिया हो गया था, अपनी पूंजी का हिस्सा नहीं दे सका था। सवाल उठा कि मुर्रे की पूंजी की कमी इस कैपिटल एफिशिएंसी को कौन भरेगा। ठीक है, इसका प्रिंसिपल था, इस प्रिंसिपल के बारे में है कि कैपिटल एफिशिएंसी शेयरिंग प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में देखिएगा। ठीक है, आपको इसी के बारे में पूरा कंप्लीट करना है। ये मैंने देखो पॉइंट वाइज पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप इसे पढ़ लेना एक बार, तो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है,
एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मैं एक बार थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको डाउट ना रह जाए। तो व्यावसायिक संगठन लाभ कमाने के लिए कार्य करता है और गैर लाभकारी संगठन सेवा और सामाजिक कार्यों के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जैसे कि हम कोई एनजीओ चला रहे हैं या किसी संस्था में हम लोग अपना दान दे रहे हैं, तो हमसे वहाँ से कोई प्रॉफिट तो नहीं होता है ना, वहाँ पे हमसे क्या ही प्रॉफिट होगा। तो जिससे हमें प्रॉफिट नहीं होता है बट हमें उसे सहायक प्रदान करते हैं, तो उसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। देखो इंग्लिश में है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एम टू अर्न प्रॉफिट विद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्व सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के लिए हम काम तो कर रहे हैं बट उसमें हमारा कोई भी प्रॉफिट नहीं है बट हम उसे सहायता प्रदान कर रहे हैं, तो हमारा क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, मूल्यह्रास स्थिति परिसंपत्ति के उपयोग का समय कारण की लागत में कमी लगती है, जैसे कि इसके मेथड क्या क्या है, स्ट्रेट लाइन है, राइटिंग डाउन वैल्यू है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। साझेदारी की विघटन क्या होता है, समापन क्या होता है, साझेदारी का अंत समझौते और मृत्यु, दिवालिया या अदालत के आदेश पर हो सकता है या एसेट्स बेचकर देनदार चुकाए जाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है, जैसे जो हाईलाइटेड पॉइंट है ना उसे नोट कर लिया करो, उसे एग्जाम में लिखा करो, ठीक है। थ्योरी वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। डबल एंट्री सिस्टम मैंने कल बताया था कि हर लेन देन में दो पहलू होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, इसी को ही दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे रॉयल्टी अकाउंट, क्या होता है, रॉयल्टी देख लीजिए। रॉयल्टी आपका क्या है, रॉयल्टी किसी अधिकार के उपयोग के लिए भुगतान किया जाता है, ठीक है। रॉयल्टी किसी अधिकार के उपयोग के लिए भुगतान किया जाता है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपको शॉर्ट क्वेश्चंस वाले थे ना, कैश बुक क्या है, कैश बुक देख सकते हो, कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है उसमें, ठीक है। बही खाता क्या होता है, मतलब कम एंड एक्स इंटरेस्ट क्या है, विद और विदाउट इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटीज है ये। एजेंसी क्या होती है, प्रोडक्ट ऑथराइज टू एक्ट फॉर अनदर होता है। एंड ये जो वसूली खाता क्या है, अकाउंट टू सेटल एसेट लायबिलिटी एंड ड्यू सॉल्यूशन होता है। समामेलन क्या होता है, कंबाइंड टू और मोर फंड, मतलब दो कंपनी का समामेलन से आप क्या समझते हैं, मतलब एमलगलेशन क्या होता है, इसके बारे में देखिए। एमलगमेशन जब दो कंपनियों का विलय हो जाता है या दोनों आपस में कंबाइन मतलब सामूहिक रूप से एक हो जाते हैं, तो उसे कंपनी का समामेलन कहते हैं, ठीक है। आय व्यय खाता आपको मैं एक बार और डिस्कस करा देती हूँ। आय व्यय खाता क्या होता है, आय व्यय खाता वो लाभ हानि खाता जैसा ही होता है, प्राप्ति एवं भुगतान का नगद प्रवाह दर्शाता है, ठीक है। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, करों की गणना करना, वित्तीय लेन देनों का रिकॉर्ड रखना, कर्मचारियों को भुगतान करना, सॉफ्टवेयर डिजाइन करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएंगी, ठीक है, डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। चलो देखते हैं, नेक्स्ट हम आपको थोड़ा सा और डिस्कस कराते हैं एंड फिर आपको पैटर्न बताएंगे इसका। ये देखो पूरा मैंने इसमें नोट्स पूरा रेडी किया हुआ है, आप लोग अगर इसे पढ़ लोगे ना एक बार तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, इसलिए मैंने बहुत मिनिमम प्राइस रखा है ताकि सब लोग ले सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं जिसमें हमारा लिखा हुआ है व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू कीप रिकॉर्डेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वित्तीय लेन देनों को रिकॉर्ड रखना। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है विच कंसेप्ट इज फाउंडेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, कौन सा सिद्धांत डबल एंट्री के लेखांकन की नींव है, तो द्वैत प्रणाली सिद्धांत, मतलब ड्यूल एस्पेक्ट, मतलब जिसमें दोहरा लेखा प्रणाली होती है, दो बार एंट्री की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आता है जिसमें लिखा हुआ है हमारा विच बुक इज यूजुअली इनिशियली रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, कौन सी पुस्तक में लेन देन के प्रारंभ में दर्ज करने के लिए प्रयोग की जाती है, तो किसमें की जाती है, जर्नल में की जाती है, ठीक है। जर्नल में ही तो हम लोग पहले रफली पूरा चीज कंप्लीट करते हैं, है ना, दैनिक पुस्तक में। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है विच अकाउंट इज कंसिडर्ड अ रियल अकाउंट, कौन सा खाता वास्तविक खाता माना जाता है, तो कौन सा खाता माना जाता है, कैश अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट मतलब नगद खाता माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में पुटअप किया है व्हाट इज डेप्रिसिएशन, घटती कीमत डेप्रिसिएशन क्या है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रिडक्शन ऑफ एसेट्स वैल्यू, संपत्ति के मूल्य में कमी होना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास सी, टू चेक अर्थमेटिक एक्यूरेसी, गणितीय सटीकता की जांच करना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में पुटअप किया है विच इज नॉट अ टाइप ऑफ सब्सिडारी बुक्स, निम्न में कौन सा सहायक पुस्तक का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तलपट होता है जिसे। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं विच स्टैंडर्ड डील्स और डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, कौन सा मानक मूल्य ह्रास लेखांकन की संबंधित है, तो कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा AS6, ठीक है, AS6। नेक्स्ट आएंगे जिसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में है व्हाट इज द नेचर ऑफ कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाते की प्रकृतिक है, तो पूंजी खाते की प्रकृतिक क्या है आपका, पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं जिसमें लिखा है व्हाट इज गार्डनर वर्सेस मूरे रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है आपका, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का विक्टन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 में पुटअप किया है व्हाट इज द पर्पस ऑफ लेजर, लेजर का उद्देश्य क्या है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समराइजिंग ऑल अकाउंट, ठीक है, सभी खातों का सारांश बनाना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं जिसमें लिखा है विच इज नॉट अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, निम्न से कौन सा शाखा खाता नहीं है, तो कौन सा आपका नहीं है, ऑनजरिंग अकाउंटिंग, ठीक है, अभिश्रंत लेखांकन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 ने पुट अप किया है विच बुक इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कौन सी पुस्तक को मूल प्रविष्टि की पुस्तक कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जर्नल को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में है व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल्स अकाउंट, सेल्स खाता के किस प्रकार के, विक्रय खाता को किस प्रकार का खाता कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है आपका नॉमिनल अकाउंट को, ठीक है। नाममात्र खाता को क्या कहा जाता है आपका सेल्स अकाउंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में है AS13 इज रिलेटेड टू विच अकाउंट एरियाज, AS13 किस लेखांकन की संबंधित है, तो आपका इन्वेस्टमेंट से संबंधित है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, निवेश से है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका है व्हाट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, लेखांकन सिद्धांतों का आधार क्या है, ऑप्शन नंबर बी एजम्पशन और कन्वेंशन, परिकल्पनाएं और परंपराएं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका मिलान सिद्धांत क्या होता है, मैचिंग कंसेप्ट क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी है मैच एक्सपेंसिव एंड रेवेन्यू, खर्चों को आय से मिलाना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं आयव्यय खाता में कौन तैयार करता है आयव्यय खाता आपका, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तैयार करती है, गैर लाभकारी संगठन तैयार करती है, ठीक है। नंबर 19 में दिया हुआ है डेप्रिसिएशन इज चार्जेस ऑन, मूल्यह्रास किस पर लगाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी फिक्स एसेट्स पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं रेवेन्यू फॉर कंसाइनिंग अकाउंट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ, अमानत से किसके आय में खातों में दर्ज की जाती है, तो क्या, तो कंसाइनर के, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए प्रेषक के। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 21 में है प्राप्त किराया किस प्रकार का खाता है आपका, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज रेंट रिसीव्ड, तो ऑप्शन नंबर सी नॉमिनल अकाउंट नाममात्र खाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं डबल एंट्री सिस्टम वाज इन्वेंटेड बाय, डबल एंट्री सिस्टम किसने विकसित किया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लुका वैक्यूलिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Hey, just finished. ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लुका वैक्यूलिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 23 में है AS9 इज रिलेटेड टू, AS9 किससे संबंधित है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, राजस्व की मान्यता से है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं कैपिटल इज, पूंजी हमारा क्या है, तो पूंजी हमारा लायबिलिटी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं जिसमें लिखा हुआ है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम इम्प्रूव्स, कंप्यूटर लेखांकन प्रणाली किसमें सुधार करती है, तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव में, ठीक है। मैनुअल का त्रुटि पहचान कानूनी अनुपालन में। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं अ पार्टनरशिप गवर्न बाय, साझेदारी की कौन नियंत्रित करता है साझेदारी को, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, भारतीय साझेदारी अधिनियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 27 ने पुटअप किया है व्हाट इज इंक्लूडेड इन फाइनल अकाउंट, ठीक है। अंतिम खातों में क्या शामिल होता है, तो अंतिम खातों में आपका क्या शामिल किया जाता है, व्यापार एवं लाभ हानि खाता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फाइनल अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं विच स्टेटमेंट शो द फाइनेंशियल पोजीशन, कौन सा विवरण वित्तीय स्थिति दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर सी बैलेंस शीट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं विच अकाउंट शो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कौन सा खाता अप्रत्यक्ष खर्च को दर्शाता है, तो कौन सा खाता दर्शाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, लाभ हानि खाता दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं ड्राइंग रिड्यूस, निकासी किससे घटती है, तो ऑप्शन नंबर सी कैपिटल से, ठीक है। ड्राइंग किससे घटती है आपका कैपिटल से घटती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो एमसीक्यू ना आपका न्यूमेरिकल के बेसिस से बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में पेटी कैश बुक इज यूज फॉर, अल्प नगद पुस्तक किसके उपयोग के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी स्मॉल डेली एक्सपेंसेस, छोटे दैनिक खर्चों के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं इनकम टैक्स इज विच टाइप्स ऑफ एक्सपेंस है, इनकम टैक्स किस प्रकार का खर्च है आपका, इनडायरेक्ट है, ठीक है, अप्रत्यक्ष खर्च है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 33 में है लॉस ऑन सेल फिक्स एसेट्स शोन इन, स्थायी संपत्तियों की बिक्री पर हानि कहाँ दिखाई जाती है आपका, ऑप्शन नंबर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं विच मैथड डज नॉट कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, कौन निम्न में से कौन सा विधि मूल्यह्रास की गणना नहीं करती, तो ऑप्शन नंबर सी फ्लक्चुएटिंग मैथड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में है विच अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय अ कस्टमर, जब ग्राहक द्वारा माल वापस किया जाता है तो कौन सा खाता डेबिट किया जाता है, तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेल्स रिटर्न, ठीक है, बिक्री वापसी।
क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं, गुड्स सेट ऑन कंसाइनमेंट इज शोन ऑन, अमानत पर भेजा गया माल कहाँ पर दिखाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी कंसाइनमेंट, अमान खाता में, ठीक है, अमानत खाता में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ आउटस्टैंडिंग सैलरी है, क्या है आपका? बकाया वेतन क्या है आपका? लायबिलिटी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देनदारी है। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं, रिजर्व इज क्रिएटेड, आरक्षित निधि किसके लिए बनाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी लॉ ऑफ हानि की पूर्ति के लिए, ठीक है, लॉस कवरेज के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं, अकाउंटिंग इस क्वेश्चन, लेखांकन समीकरण आपका क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 में आया है, कैश बुक इज नगद पुस्तक आपका क्या है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोथ जर्नल और लेजर दोनों है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 में विच रेवेन्यू इज रिसिप्ट, निम्न में से कौन सा राजस्व रसीद है आपका? तो ऑप्शन नंबर सी रेंट रिसिप्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ है, विच इज करंट एसेट्स, निम्न में कौन सा चालू संपत्ति है आपका? तो ऑप्शन नंबर सी डेबिटर्स है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, देनदार। क्वेश्चन नंबर 43 में है, द अनपेड अमाउंट ऑफ कस्टमर इज कॉल्ड, ग्राहक द्वारा न चुकाया गया राशि क्या कहलाता है आपका? तो ऑप्शन नंबर ए डेबिटर, देनदार कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं, लॉस इज शोन ऑन, हानि कहाँ दर्शाई जाती है? तो डेबिट साइड ऑफ लाभित हानि खाता के डेबिट पक्ष में दिखाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं, व्यापारिक छूट कहाँ दर्ज की जाती है आपका? ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन, तो नॉन रिकॉर्डेड में दर्ज ही नहीं की जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 में आता है, बिल रिसीवेबल इज, बिल प्राप्त करने के योग्य है? तो ऑप्शन नंबर बी एसेट्स है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं, परचेस रिटर्न रिड्यूस क्रय वापसी किससे घटती है? तो ऑप्शन नंबर बी परचेस क्रय से घटती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 में गुडविल इज, गुडविल आपका क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी इंटैंजिबल ऐसे अमूर्त संपत्ति है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टिंग ट्रस्ट, साझेदारी किसके माध्यम से अस्तित्व में आती है? तो ऑप्शन नंबर बी म्यूचुअल एग्रीमेंट से, ठीक है, आपसी समझौता से आती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज एडवांस इज अग्रिम में प्राप्त सदस्य शुल्क क्या है आपका? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लायबिलिटी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 में है, सेल्स ऑफ कोड मशीन इज सोन अंदर, पुरानी मशीन की बिक्री किसके अंतर्गत दिखाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी कैपिटल रिसिप्ट में, ठीक है। पूंजी अंतिम भंडारण कहाँ दर्शाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑन ए एंड बी में, ठीक है। केवल व्यापार में, केवल बैलेंस शीट में, तो दोनों में दिखाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 53 में प्रॉफिट इज सोन ऑन, लाभ कहाँ दिखाया जाता है आपका? ऑप्शन नंबर बी क्रेडिट एंड पेबल अकाउंट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज सोन ऑन, साझेदारी पूंजी खाता कहाँ दर्शाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बैलेंस शीट में। क्वेश्चन नंबर 55 में प्रीपेड इंश्योरेंस पूर्व भुगतान बीमा क्या है? ऑप्शन नंबर सी है एसेट्स है, ठीक है, संपत्ति है हमारा। क्वेश्चन नंबर 56 में बैड डेबिट्स आर शोन इन, खराब ऋण कहाँ दर्शाए जाते हैं आपकी? तो ऑप्शन नंबर सी पीएल अकाउंट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज लाभ हानि खाता में। क्वेश्चन नंबर 57 में आउटस्टैंडिंग रेंट बकाया किराया क्या है आपका? तो ऑप्शन नंबर डी लायबिलिटी है, देनदारी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग यूजेस, कंप्यूटर लेखांकन किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 में आते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट टू शोन इन, पूंजी खाता में हस्तांतरित लाभ कहाँ दर्शाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी बैलेंस शीट में, ठीक है, कहाँ पे दर्शाया जाता है? बैलेंस शीट में। एज द लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 60 में है, एलएलपी स्टैंडर्ड, एलएलपी का पूरा नाम क्या है? लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक हमने पूरे एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए। 60 एमसीक्यू मैंने आज कंप्लीट कराया, कल भी मैंने आपको 10 एमसीक्यू बताया था, टोटल आपको 70 एमसीक्यू मैंने बता दिया। तो बस एक बार अच्छे से रिवीजन कर लो, इतना काफी है, ठीक है। चलो अब पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो देखिए आपका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, 6 एमसीक्यू आएंगे, 5 शॉर्ट आएंगे, 5 लॉन्ग आएंगे, ठीक है। आपको 5 शॉर्ट कंपलसरी करना, कंपलसरी है, उस एमसीक्यू भी आपका कंपलसरी है, ठीक है। आपको लॉन्ग में से कम आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको कंपलसरी करना ही पड़ेगा, चाहे तो आप अगर न्यूमेरिकल मान लीजिए आ गया ऑप्शन में 3 न्यूमेरिकल है, तो उसे अगर आपको न्यूमेरिकल पे एकदम अच्छा कॉन्फिडेंस होगा ना कि हाँ मुझे आता है, आपके बहुत अच्छे प्रैक्टिस की होगी ना, तो ये अटेम्प्ट करना, अदरवाइज इसकी भी कर सकते हो, ठीक है। थ्योरी अटेम्प्ट कर लेना। नेक्स्ट आपको लॉन्ग क्वेश्चन में कितने पेजेस लिखने हैं? 2 से 2.5 पेजेस लिखने हैं, एटलीस्ट आप 2 से 2.5 पेज तो लिख लो, ठीक है। मैक्स आप 3 पेज लिख सकते हो, बट 2 से 2.5 पेज मैक्सिमम है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट शॉर्ट में आप कैसे लिख सकते हो? कम से कम 1 से 1.5 पेज लिख सकते हो, ठीक है। 1.5 पेज आप लिखो, मैक्स आप उसमें भी 2 पेज लिखो, ज्यादा नहीं, ठीक है। ये नहीं कि मतलब कहानी मत करिएगा, जो पॉइंट उसमें लिखा है ना बस इतना लिखिएगा, हेडिंग वाइज, पॉइंट वाइज, कंक्लूजन